आपने 2021 में ये ओहदा संभाला और आज माशाल्लाह से आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं रोबोटिक सर्जरी की बात करूं, इसकी बात करूं, उसकी बात करूं, आप खुद बताइए 2021 से आपने आज तक क्या अचीव किया है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, जिन्ना हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसको एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो बिल्कुल एडवांस डिजीज़ और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उसको हमें मैनेज करना होता है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 2012 में जब 18th अमेंडमेंट आई तो हमारे हॉस्पिटल को सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया और कुछ एम्प्लॉयज़ कोर्ट चले गए अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि उनका राइट था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लीगल प्रोसेस में कोई 12-15 साल लग गए और इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ कि ये हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही रहेगा। अब आप जो आपकी बात थी कि क्या अचीव किया, उस दौरान में कोई हायरिंग नहीं हुई और आज तक कोई हायरिंग नहीं हो सकती। सिर्फ रिसेंटली हमने फैकल्टी हायर की है, उस दौरान लोग रिटायर होते गए। आप इस तरह से ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो HR की नंबर्स थे वो 2800 या 2900 थे उस वक्त, आज वो 1400 पे आ चुके हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट के हवाले का वापस कर दिया गया था कि ये आप डिवॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद लकीली फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट केम ऑन वन पेज, थैंक्स टू चेयरमैन साहब एंड चीफ मिनिस्टर साहब एंड हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कि एक MOU साइन किया गया जिसमें 25 साल के लिए ये हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चलाने के लिए दिया गया। मतलब प्रोसीजरल और जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन है उसकी वो हैंडल करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई हम अपनी फैकल्टी। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जब 2021 में मैं आया हूँ तो बहुत से वार्डों में प्रोफेसर्स ही नहीं थे और RMOs उनको चला रहे थे। गायनी के 2 यूनिट्स थे, उसको 3 यूनिट किया गया, 1 यूनिट बंद पड़ा हुआ था, उसके लिए प्रोफेसर हायर करके वहाँ पे लगाएगी। मेडिकल वार्ड्स जो थे 4 थे, उनके अंदर सिर्फ 1 प्रोफेसर था, आज 4 में प्रोफेसर्स हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बहुत सारी सर्विसेज हमारे यहाँ नहीं होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ चार्ज हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम जो है वो इस रीजन में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेटाबॉलिक सर्जरी या डायबिटीज़ की सर्जरी ऑफ़र करते हैं। हमारे पास कोलोरेक्टल सर्जरी के स्पेशली ट्रेनिंग यूनिट्स भी हैं और ट्रेंड सर्जन्स भी हैं। एक्सीडेंट इन इमरजेंसी की कैपेसिटी हमने बढ़ा के तकरीबन डबल कर दी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अभी तक। सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह इसी दौरान हुआ जिसके अंदर 4 सर्जिकल यूनिट्स, 2 ऑर्थोपेडिक यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा वो जो MOU साइन हुआ यूनिवर्सिटी के साथ और उसके बाद कोई 175 लोग एज अ कंसल्टेंट हायर किए गए जिनकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे। जैसा मैंने बताया कि कुछ वार्ड्स को RMOs हेड कर रहे थे, तो अब हर वार्ड में प्रोफेसर मौजूद है और हायरिंग हमारी थ्रू यूनिवर्सिटी होती है और वो सिलेक्शन बोर्ड करता है। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हमने इस्टेब्लिश किया वो वैस्कुलर सर्जरी का डिपार्टमेंट था। वैस्कुलर सर्जरी प्रैक्टिकली सिर्फ 3 ही अस्पतालों में है, ट्रॉमा सेंटर में, लियाकत नेशनल में, आखान में या फिर अब जिन्ना अस्पताल में। सो प्रैक्टिकली एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जहाँ वैस्कुलर सर्जरी होती थी और ट्रॉमा के केसेस में अक्सर वैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है क्योंकि लिम्ब को सैल्वेज करने के लिए वैस्कुलर सर्जन का बहुत बड़ा रोल है। सो वो डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया। बहुत सी मुतवातर मीटिंग्स के ऐसी की जिनके बाद हमारे MOU साइन हो गए और हमने अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट हमारा प्लान ये है कि आप शायद इस सवाल पे आने वाले होंगे कि आप ये 2000 पेशेंट्स देखते हैं तो इनको किस तरह से फ्यूचर प्लान क्या है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास डोनर्स बहुत हैं, पैफ के थ्रू आ जाते हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में हम अपना ट्रॉमा सेंटर अनाउंस कर रहे हैं। ये ट्रॉमा सेंटर 7 मंजिला बिल्डिंग होगी जो कंप्लीट इसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कोई फंड्स नहीं, ये सब डोनर्स ने प्रॉमिस किया। इसमें 4 ऑर्थोपेडिक यूनिट्स होंगे, डेडिकेटेड वैस्कुलर सर्जरी यूनिट होगा, ओरो मैक्सिलोफेशियल क्योंकि वो ट्रॉमा भी बहुत आता है, और उसके साथ साथ उसमें डेडिकेटेड इमरजेंसी थिएटर्स होंगे। ये बिल्डिंग एक्सपेक्टेड है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हमारा जो पुराना एग्जिस्टिंग सेटअप है इसको ख़त्म करके हम नए सेटअप में चलेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि इसी टेन्योर में ये जो मेडिकल टावर आप देख रहे हैं जो 12 मंजिला, हमारा ये हॉस्पिटल एक्चुअली फ़ौजी हॉस्पिटल था एक ज़माने में जब ये ओरिजिनली, तो इसी बैरक्स थे, तो मेडिकल वार्ड्स हमारे अभी भी बैरक्स में हैं। तो सर्जरी का तो इशू हल हो गया, हम नई बिल्डिंग में चले गए। और अगर आप नई बिल्डिंग देखें तो मैं अक्सर मरीज़ों को ये कहता हूँ, मेरे पास प्राइवेट में आते हैं कि मैंने कहा कि
जिना अस्पताल ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बिकॉज हमारे वार्ड्स क्लीन हैं, नीट हैं, प्लान से बने हुए हैं, और हमने बिस्तर पे बिस्तर नहीं चढ़ाया हुआ जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सो अब मेडिकल टावर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा अगले साल, और उसकी ओपीडीज़ तो हम जून तक स्टार्ट कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल टावर होगा, जिसमें 6 मेडिकल यूनिट्स, 6 सब स्पेशलिटीज़ जैसे एंडोक्राइन है, रूमेटोलॉजी है, इसके अलावा कार्डियोलॉजी की सर्विसेज भी हमने उसमें रखी हैं, 2 कार्डियोलॉजी स्वीट भी रखे हैं। स्ट्रोक के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, अर्ली इंटरवेंशन के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी है इंतज़ाम, और हम उस पर काम कर रहे हैं, बट इस बिल्डिंग में डेडिकेटेड स्वीट होंगे और इवेंचुअली इंशाल्लाह तो 2027 में फिर जो हमारा ऑन्कोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा पुराना प्राइवेट विंग है, उसके अंदर वहाँ बनेगा, और उसके बाद ये सबसे बड़ा ऑन्कोलॉजी यूनिट होगा, शौकत खानम से भी बड़ा, जहाँ पे कैंसर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। वाओ, वैसे ये बात अप्रिशिएट करने की है कि डॉक्टर साहब की रिटायरमेंट जून 2026 की है, पर इनके प्लान्स 27 और 27 से आगे के भी हैं। अल्लाह इनको और ताकत दे। डॉक्टर साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, मैं जब परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू कर रहा था सर, तो उन्होंने कहा था कि अदालती निज़ाम में ये स्टे ऑर्डर बड़े प्रॉब्लमेटिक है, अगर स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दें तो अदालतें सही हो जाएंगी, और आप भी बड़े सताए हुए हैं अदालतों के। आजकल मौसम आईनी तरमीम का चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही हैं और इम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं। नहीं लगता आपको कि सर हॉस्पिटल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसी इम्यूनिटीज़ मिलनी चाहिए कि उनके प्रोसीजर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी प्रोग्रेस रुके ना, मरीज का इलाज रुके ना इन अदालती कार्रवाइयों की वजह से? सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और आप इसके मीडिया के थ्रू मैं चीज़ों को हाईलाइट अगर करूं तो जैसे मैंने बताया कि एचआर की हमारे पास सीवियर शॉर्टेज है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें 2250 नौकरियां, जिस तकरीबन 3.25 अरब रुपए का एक्स्ट्रा बजट दिया कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हायर कर लें, क्योंकि जाहिर बात है सिंध गवर्नमेंट के पास तो ये 25 साल के लिए, तो उसी दौरान वो कॉन्ट्रेक्चुअली हायर कर सकते हैं, रेगुलर तो सर्विस पे नहीं रख सकते। वो उसमें हमने 800 नर्सें भी रखनी हैं, उसमें 400 के करीब टेक्नीशियंस रखने हैं जो हमारे सर्जिकल सुइट्स को देखेंगे, और उसके अलावा बाकी आईसीयूज़ की टेक केयर करेंगे। उसमें हमारा प्लान ये था कि हम कुछ स्पेशलिस्ट भी हायर करें। बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आज सरकारी ओपीडी जो है वो सुबह 9 बजे खुलती है तो 1 बजे बंद हो जाती है। वाई कांट वी यूज़, अरबों रुपए की फैसिलिटी है, ये शाम 5 बजे तक क्यों नहीं चल सकती? पिछले 2 साल से मैं कोर्टों के चक्कर लगा रहा हूँ, लॉयरों को पीछे पड़ा हूँ कि किसी तरह स्टे रूम, अब मेरे पास टोटल 2200 बेड्स हैं और नर्सें टोटल 300 हैं, मुझे 800 और चाहिए ताकि वो पेशेंट केयर तो इम्प्रूव नहीं हो सकती, और भी मसाइल हैं, लेकिन जो असल मसला है वो लीगल केस है। हमें सिर्फ आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हॉस्पिटल रिलेटेड केसेस हैं आप उनको एक तो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे रख दिया जाए, और दूसरा हॉस्पिटल में स्टाफ रखने पे किसको इतराज़ हो सकता है? मतलब या तो आप, हाँ प्रोसेस पे हो सकता है, उसमें आप मुझे गाइड कर दें, आप जैसे प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन स्टाफ रखने को कोई नहीं कर सकता। अब आपका ये जो सवाल, ये जो तरमीम में हो ये रहा है कि एक दफ़ा पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बने तो वो जो हमारे सारे केसेस थे वो डिफरेंट कोर्ट्स में शिफ्ट हो गए, तो जब एक केस नए कोर्ट में जाता है तो आप समझें सिफर से ही शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट। अब कल जो मेरी मीटिंग हुई, मैंने कहा कि अब तो बिल्कुल पानी सर से ऊंचा हो गया, मेरे पास पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, उसमें कहाँ से स्टाफ लाऊंगा, स्ट्रोक यूनिट में हम मशीनें लग चुकी हैं, अर्ली स्ट्रोक के पेशेंट्स को फौरी ट्रीटमेंट देंगे तो इंशाल्लाह उनकी पैरालिसिस वगैरह कंट्रोल हो जाएगा। तो वो जो मेरे जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उन्होंने कहा कि सर अब तो ये 27वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स फिर चेंज हो जाएंगी, तो आपको शायद 6 महीने तक टाइम ना मिले। तो अब मैं, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, मैं मरता हुआ पेशेंट तो देख के एक प्लान बना सकता हूँ कि इसको बचाना कैसे है, या एक एक्सीडेंट का पेशेंट या एक कैंसर का पेशेंट, बट मुझे ये नहीं पता कि इस लीगल बैटल को कैसे फाइट करना है। मैं इसके सामने हथियार डाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे एक सही काम से रोका जा रहा है। मैं आपके चैनल पे ओपनली बात करूँगा, क्या मैं प्रोसेस में मेरी गलती है लोगों के हायरिंग करने में, तो मुझे ठीक कर दिया जाए, मगर इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं कि वो 2250 लोग जिनकी नौकरियां आपने कोर्ट के ऑर्डर से रोकी हुई हैं, क्या उनके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं? Unbelievable. And this money has been wasted for the last 3 years. ये 3.25 अरब रुपए हर साल बजट में आ जाते हैं और ये लैप्स हो जाते हैं सर। Unbelievable. हैरत की बात है सर। So वो इम्यूनिटी जहाँ दी थी उसमें ये भी इम्यूनिटी दे देनी चाहिए थी कि जी अस्पतालों के खिलाफ केस, ठीक है अस्पतालों में गलत काम भी होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, केस हो लेकिन काम ना रुके, स्टे ऑर्डर ना,
तो वो आज तक वो नर्सें नहीं हायर हो सकी, और कल से मैं शाम से मैं डिप्रेस हूँ। जब से मेरी लीगल टीम से मीटिंग हुई है कि उन्होंने मुझे कहा कि तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो नए बेंचेस बनेंगे, नए जजेस आएंगे। आई डोंट नो हाउ।